हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमर्स अकेडमी में। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये जो हम लोगों ने एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका ये दिखाई दे रहा होगा आपको 5वां लेक्चर है, यानी कि हम 5वें चैप्टर को इस सीरीज के कवर करने वाले हैं आज। इसमें जो दिया गया है वो पदार्थों के पृथक्करण के बारे में दिया गया है। बेसिकली ये जो एनसीईआरटी का क्लास 5 यानी कि चैप्टर 5, क्लास 6 का चैप्टर 5 हमें बताएगा, वो बेसिकली बताएगा कि दो पदार्थ अगर मिक्स हो और उसमें से शुद्ध और अशुद्ध को अलग करना हो, यानी कि उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी को अलग करना हो, तो कैसे हम क्या करेंगे, पदार्थों को अलग करेंगे। इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों के पृथक्करण के बारे में, अवयवों के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। ये मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि जिस वीडियो का टाइमिंग 40 मिनट के बाद रहेगा, मतलब 40 मिनट से ज़्यादा रहेगा, मान लीजिएगा कि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस वीडियो की टाइमिंग 20 मिनट के आसपास होगी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें उसमें कम होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा। ये भी जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कई सारे एक टर्म्स की जानकारी मिलेगी, जैसे कि क्या होता है डिसेंटेशन, क्या होता है सेडिटेशन, क्या होता है, या आपको सीविंग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, विनोवन, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो क्या करेंगे हम इस चैप्टर में जानेंगे, हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो एक मेरा यह मानना है ना बेसिक तौर पे कि हर चीज़ जॉब के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई वीडियो जो होगा वो 40 मिनट के बाद का होगा या 40-50 मिनट का होगा, इसका मतलब यह है कि वो वीडियो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। लेकिन जिस वीडियो का टाइमिंग कम हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। यानी कि हमें केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, और यही एनसीईआरटी क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं बतलाता है। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन बैच पढ़िएगा तो इन सब में से कुछ ऐसी विधियां हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो आप पढ़ते हो एक केमिस्ट्री या बायोलॉजी के टॉपिक में, लेकिन बेसिकली सारे के सारे टर्म्स जो है वो एक टॉपिक के अंदर कवर नहीं किए गए हैं। बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर। इसमें बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य जानकारी को, दूसरा हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ, कौन कौन सी वो विधियाँ हैं। उसी विद्या में हम पढ़ेंगे हस्तचयन, दूसरा पढ़ेंगे थ्रेसिंग के बारे में, निष्पावन के बारे में, चालन के बारे में, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के बारे में, फिर वाष्पन के बारे में, और लास्ट में हम एक रिकैप करेंगे कि हमने क्या सीखा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कुछ खास नहीं है। 6 और 7 की जो एनसीईआरटी होगी वो एनसीईआरटी हमें एक बेस मजबूत करेगा। जैसे ही 9th के ऊपर आओगे तो पहला टॉपिक जैसे कृषि से संबंधित है, 8th का जैसे ही आओगे पहला चैप्टर वो कृषि से संबंधित है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी दरोगा में क्वेश्चन पूछा था फसल चक्र वाला। दूसरा जो है वो बैक्टीरिया से, मतलब सूक्ष्मजीव से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है। उसमें इस बार दरोगा में 2 क्वेश्चन था, वो रोग वाला कि किसे प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, और शायद एक फंगी था कि फंजाई से कौन सा रोग होता है। तो वो 8 के बाद यानी कि 8 क्लास से क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं एक एग्जाम पॉइंट व्यू वाला टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो सिलेबस है, ये डायनेमिक सिलेबस जो हमें बताएगा, वो बताएगा बेसिक इसके बारे में, हमें अपने बेस के बारे में। और हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसका एक उद्देश्य यह भी है कि मेरा बेस जो है, हम लोग का बेस जो है वो क्या हो जाए, एक्चुअल तौर पर क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, उनको किसी बच्चे को पढ़ाने में हेजिटेशन होता है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, मेरा ही वीडियो आप देख लेते हैं 6 से लेकर 10 तक का, तो आप आसानी से किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये सब मन में नहीं रहना है, पढ़ाना एक बहुत ही मतलब एक अपोनेंट सेक्टर है। आप जो एक मन में गोल रिसीव करिए, वो गोल रिसीव करिए किसके लेकर के, जॉब को लेकर के। आइए हम पढ़ते हैं। पहले इसमें दिया गया है, पहले सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी करने का मतलब यह है कि पहला हमें पृथक्करण क्यों जरूरी है, यानी कि सर जो एक सेपरेशन चाहिए, जो सब्सटेंस का एक सेपरेशन चाहिए, वो जरूरी क्यों है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि कोई भी पदार्थ का पृथक्करण कर रहे हैं, इसका मतलब वह क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मिश्रण है। मिश्रण करने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक अवयव उसमें उपस्थित है। अब उसमें से जो एक अवयव होगा वो हमारे लिए उपयोगी होगा, वो हमारे लिए कन्फर्म रूप से उपयोगी होगा, और दूसरा जो होगा बेटा वो क्या होगा, अनुपयोगी होगा, यानी कि दूसरा हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि आटा जो चावल में हो जाता है, चावल में कंकर पत्थर होता है, तो क्या कंकर पत्थर हमारे लिए उपयोगी है? नहीं है। खा लोगे बात अलग है, लेकिन बेसिक तौर पे क्या है, कंकर पत्थर अनुपयोगी पदार्थ है, और उसमें जो चावल है वो चावल क्या है, उपयोगी पदार्थ है। तो हम पृथक्करण इसलिए करते हैं कि जो हमारे उपयोगी है, यानी कि जो चावल है वो चावल अलग हो जाए, और जो हमारे काम का नहीं है, अनुपयोगी है, जैसे कि आपका कंकर पत्थर, वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो बेसिकली जो पृथक्करण की आवश्यकता है, उस पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम क्या कर सके, उपयोगी पदार्थों को अलग कर सके और अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर सके। यानी कि पृथक्करण करने के पीछे की जो हमारी एक आवश्यकता है या जो जरूरत है, वह जरूरत पहले यह है कि हमें क्या करना है, उपयोगी अवयव को प्राप्त करना है। उपयोगी अवयव
अवयवों की प्राप्ति, अवयवों की प्राप्ति। दूसरा जो है वो आप इसी का एक फॉर्म लिख सकते हो, शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति, शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति, शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति। कई लड़के बोल रहे थे ऑफलाइन वाले बैच वाले कि सर लिखते अच्छे से नहीं है। मेरा यह मानना है ना कि टीचर लिखने के लिए बना ही नहीं है। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, टीचर का काम है बस जितना देर आप हो क्लास में खड़े, आप लेक्चर दो, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। लिखना मैं आसान से लिखूँ, मान को आप वीडियो देखते होगे मेरा, तो मेरा मुंह चुप रहता ही नहीं है। अगर मैं 50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया हूं तो कम से कम 49 मिनट लगातार हम बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि बोले उस चीज़ को लिखे, फिर बोले फिर लिखे, यानी कि 1 घंटे के वीडियो में 30-35 मिनट बोला जाए और 25-30 मिनट का किया जाए, कहीं ना कहीं लिखा जाए। लेकिन मेरा थोड़ा विचारधारा अलग है, या मेरा जो सोच है वो अलग है। हम क्या करते हैं, तेजी से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का लिए वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम लिखेंगे ना वो किताब में क्या किया गया है, लिखा गया है। और हम पहले भी बताते आए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि अगर आप किताबों को नहीं पढ़ते हैं तो आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है जितना कि किताब पढ़कर होगा। तो किताब को नेसेसरी रूप से आप पढ़िए, उसमें अजीब सा दिया होगा, उसमें दिया होगा थिराना विधि, कौन सा विधि, अलग अलग क्रियाकलाप दिया है, क्या दिया है। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, हमारा उद्देश्य है केवल पढ़ना, पढ़ाई करना, तो एक बार पढ़ लेंगे। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट। इस लेक्चर को ही आप देख लोगे तो 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, 10 मिनट 15 मिनट घर पे पढ़ने में लगेगा एक बार। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब को पढ़ लेते हो तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, एक बेसिक तौर पर हमारे माइंड में सेट हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपका बेस क्या हो, मजबूत हो। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि सामान्य जानकारी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो पृथक्करण करने का जो एक आवश्यकता है, पृथक्करण करने के लिए जो हमें जरूरत है, वो जरूरत इसलिए है क्योंकि पृथक्करण हमेशा होता है पदार्थों का। वो जो पदार्थ होता है बेटा, वो पदार्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। और उस मिश्रण में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयोगी होते हैं। और इसी उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की जो विधियां है वो क्या कहलाएंगी, पृथक्करण कहलाएंगी। यानी कि मिश्रण से उपयोगी पदार्थ एवं अनुपयोगी पदार्थ को अलग करने की विधियां क्या कहलाती है, पृथक्करण की विधियां कहलाती हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है शुद्ध पदार्थों की प्राप्ति, इसका जो उद्देश्य होता है वो उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति। इसकी जो विधियां है वो विधियां क्या है, अलग अलग है। जैसे आपको यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसकी जो विधियां है वो अलग अलग है। इससे पहला हमारा हस्तचयन है, दूसरा थ्रेसिंग विधि है, तीसरा निष्पावन विधि है, चौथा चालन विधि है। ये तीनों अलग अलग है। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन ये तीनों का जो संबंध है वो संबंध किससे है, लिक्विड से अर्थात द्रव से, इसलिए इसको हम एक ही जगह लिखे हैं। आगे वाष्पन, यानी कि ये सारी विधियां हैं। आप लोगे तो एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो गया, 5। यानी कि 5 विधियों के बारे में हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा ही सिंपल सा एक टॉपिक है जो आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग 10 मिनट में समझ सकते हैं। आगे आते हैं बेटा, आप चीज़ों को इजी इंजॉय रूप में पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए। जैसा कि बताया गया था कि मंडे टू फ्राइडे क्या होगा, आपका साइंस का क्लास चलेगा और सैटरडे संडे को करंट अफेयर करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि इनिशिएट फेज में, यानी कि स्टार्टिंग वाले फेज में ही सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो करंट अफेयर को कैसे हम लोगों को हैंडल करना है, टेकल करना है, उसके ऊपर हम लोग का काम जारी है। हम लोग ऑफलाइन के बैच में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या होना पड़ेगा ना, सातों का साथ दिलाने के लिए पूरा सेटअप क्लियर चाहिए। इसलिए हम लोग जितना भी सेटअप में कमियां हैं उन कमियों को पहले दूर कर रहे हैं। 10 दिन 20 दिन यानी कि 6 क्लास 7 क्लास कंप्लीट होते होते जैसे ही ये महीना बीतेगा आपको पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है मार्च से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज को शुरू कर देंगे। तो जो लोग करंट अफेयर क्या वेट कर रहे हो, या जिन लोगों को लग रहा है कि सर ने बताया और फिर करंट अफेयर की क्लास को नहीं लाया, वो आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि हम लोग करंट अफेयर की क्लास लाएंगे अभी पूरे सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद। क्योंकि सातों का 7 दिन क्लास लाने के लिए पूरा सेटअप चाहिए एकदम फिटिंग रूप से। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इस चीज़ को ऐड कर रहे हो, उस चीज़ को ऐड कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ कर रहे हो, ये चीज़ वहाँ रख रहे हो, पता चला कि सातों के 7 दिन में एक जो इंपॉर्टेंस वाला डे है उसी दिन कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया। इसीलिए हम लोग 5 दिन प्रॉपर बेस पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और 2 दिन जो कमियां लगता है उस कमियों के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। धीरे धीरे एक एक करके कमियों के ऊपर सुधार करेंगे और जिस दिन लग जाएगा कि पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है, हम लोग क्या कर देंगे, आपकी करंट अफेयर क्लास को शुरू कर देंगे। इनफैक्ट करंट अफेयर की नहीं, एनसीईआरटी पे बहुत बढ़िया पकड़ है मेरा। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको लैंग्वेज बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर तो है नहीं कि आप मेरे नॉलेज को चेक करना है। अगर आप 5वें लेक्चर को देख रहे हैं मतलब कन्फर्म है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है इसका कहने का मतलब यह है कि आपको मेरा लैंग्वेज पसंद आ रहा होगा। और अगर एक बार किसी टीचर का लैंग्वेज पसंद आ जाए ना, फिर वो कुछ भी पढ़ाएगा तो बढ़िया लगेगा। तो इसलिए हम लोग पूरा एनसीईआरटी का प्रॉपर नोट्स प्रॉपर स्टडी करके रखे हुए हैं। जब आपको लगेगा कि सर ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री कुछ भी करवा दीजिए तो हम लोग क्या कर देंगे, आपको करवा देंगे। फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस है अभी एनसीईआरटी के ऊपर, जिसको हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जो दिया गया है विधिया, वो विधिया 5 तरह की है, उनको क्या कर दिया गया है, अभी आपको पीछे बता दिया गया है। हम लोग यहाँ आते हैं मेनली पहला विधि से। पहला दिया गया हस्तचयन की विधि। आप इस
आंटी को देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर गलत डाल दिया गया है मेरे ख्याल से। इसमें वो पावन विधि का यूज किया जा रहा है। इस पावन विधि में क्या होता है कि हवा के माध्यम से हल्के जो पदार्थ होते हैं उनको दूर हटाया जाता है, लेकिन इसमें वो नहीं बताया जा रहा है। इसमें बात कहा जा रहा है हस्तचयन का, हैंड पिकिंग का। इसमें करने का मतलब क्या है कि दो अवयव है, ऐसा लिख देता हूं मैं, दो जो है वो दो ठोस अवयव है, जो ठोस अवयव है, और उस दो ठोस अवयव को क्या किया जा रहा है, हाथ से चुनकर अलग किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। और इसी विधि को हम क्या बोलेंगे, आपको हस्तचयन विधि। ऐसे आप कोई लोग बोलोगे कि सर मेरा सर में जू है, तो सर में जू है तो सर में से जू को अलग करेंगे तो क्या वो जो है वो हस्तचयन विधि हो जाएगा, वो हैंड पिकिंग मेथड है क्या? अरे नहीं भाई, उसमें उस चीज़ को यूज नहीं करना है कि आप सर से जू निकाल रहे हो या आप कोई और दूसरा काम कर रहे हो। यहाँ बात कहा गया कि इसको एक समझाने के लिए दो ठोस अवयव को, यानी कि मान के चलिए कि एक चावल है, चावल में क्या है, कुछ कंकर पत्थर मिले हुए हैं, आप उसको हाथ से अलग कर रहे हो। ये ऐसा होता है कभी कभी कि कीड़े लग जाते हैं किसी मतलब दाने में, ऐसे कोई चना हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो हम लोग हाथ से क्या करते हैं, या तो कीड़े को अलग कर देते हैं और या तो जो हमारा चना है, जो अनाज है, हम उसको अलग कर देते हैं। तो हाथों के माध्यम से जो एक हमारे अनाजों को शुद्ध किया जाता है, या जो उपयोगी अनाजों को साइड कर लिया जाता है, या जो अनुपयोगी अनाजों को अलग कर लिया जाता है, उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, आपको हस्तचयन विधि अर्थात हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि बेसिकली एक टर्म्स आएगा दो ठोस, यानी कि दोनों ही ठोस होंगे, यानी कि चावल से पत्थर कुछ भी ले लिया जाए ये दोनों ठोस होगा। और दूसरा आएगा कि ये इसमें जो अलग करने की विधि होगी वो विधि कौन सी होगी, आपको हाथ वाली विधि, यानी कि हाथ से क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। आप लोग गाँव में देखे होंगे 4-5 महिला लोग बैठ जाती हैं, वो लोग फलनवा के बेटी ऐसे, फलनवा के बेटा वैसे करते करते बात करेंगी, और वो लोग क्या करेंगे, एक ही में बोरा के नीचे, किसान फैमिली से है तो आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो लोग बोरा पे वो चावल को बिछा देगी और कुछ जो चावल होगा उसको हाथ से क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे ही कोई बीच में काला चावल आ गया या कोई कंकर पत्थर आ गया, उसको हटा के अलग कर देंगे। फिर बात चालू रहेगा कि फलनवा के बेटा ऐसे किया, फलनवा के बेटी ऐसे की, ऐसे कंटिन्यू रहता है। और क्या किया जाता है, चावल को कंकर से, मतलब चावल से कंकर को अलग कर लिया जाता है। बेसिकली वही जो मेथड है ना, वो मेथड कौन सा है, आपका हस्तचयन विधि अर्थात हैंड पिकिंग प्रोसेस है। सिंपल सा टॉपिक है ये। आगे आते हैं हम लोग। दूसरा जो दिया गया थ्रेसिंग मेथड। आप लोग थ्रेसर का नाम सुने होंगे कि थ्रेसर में क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा होता है क्या कि धान को डाल दिए और धान से क्या हो गया, चावल निकला थ्रेसर के माध्यम से, ऐसा नहीं होता है। थ्रेसर जिस भी मशीन के लिए शब्द यूज हुआ है उसका काम होता है जो डंटी है, जिसको आप बोलते हो क्या उसको बोलते हैं हम लोग गाँव की भाषा में पुआल बोल सकते हो। पुआल से क्या करना, कहीं ना कहीं हमारे अनाजों को अलग करना। पुआल से अनाजों को अलग करने की विधि क्या कहलाता है, आपका ये जो विधि है वो विधि क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अर्थात जो फसल है या जो पेड़ है या जो पौधा है, इस पौधे से क्या करना, अनाज को अलग करना, अनाज को अलग करना। और इसी विधि को हम क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे हम कौन सा विधि, थ्रेसिंग विधि। जैसे आप लोग गेहूं को देखे होंगे, गेहूं में हम लोग क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, या अगर नहीं भी पीटते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मशीन में डाल देते हैं। अब मशीन में डालने का या पीटने का उद्देश्य क्या है कि गेहूं से आटा बन जाए? नहीं भाई, आटा होगा आटा चक्की वाला मशीन पे। यहाँ पे क्या होगा, जो टेंटिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है गेहूं का दाना, वो गेहूं का दाना क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है कि क्या होगा, सीधा कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो उसका अनाज है, वो अनाज क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और उस अनाज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पीटना पड़ता है। चाहे आप हाथ से पीटो या किसी मशीन का यूज करो, उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं थ्रेसिंग विधि कहते हैं। यानी कि पौधों से, यानी कि जो हमारा टेंटिकल्स है, जो हमारा पुआल है, उससे अनाजों को अलग करने की जो विधि कहलाएगी वो विधि क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग विधि कहलाएगी। और जो मशीन इस विधि के अंदर में आएगा वो क्या कहलाएगा, थ्रेसर कहलाएगा। इसलिए आप गांव के हैं तो जानते होंगे, बार-बार थ्रेसर आते हैं, थ्रेसर का पहिया खराब हो गया या थ्रेसर का फीता टूट गया, ऐसा करके आप शब्द सुने होंगे। तो थ्रेसर का मतलब ही क्या होता है, जो अनाजों को क्या कर दे, कहीं ना कहीं उसको टेंटिकल से अलग कर दे। आगे आते हैं। तीसरा जो विधि है वो निष्पावन विधि है। आप लोग गांव में देखे होंगे, वो लोग छत्ता पे चढ़ जाएंगे। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो ये चैप्टर मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। छत्ता पे वो लोग चढ़ जाएंगे, पहले चेक करेंगे हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पश्चिम से कि पूरब से। तो पता चला कि पूरब से हवा चल रहा है, यानी कि पूर्वैया हवा चल रहा है। तो वहाँ वो लोग लेके आएंगे धान को, और धान को क्या करेंगे, ऐसे कलसुप में, मतलब जो भी उसका ये है, मतलब बर्तन है, उसमें रख करके वो लोग क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे गिराते हैं। गिराने के क्रम में क्या होता है कि जो भारी वाला पदार्थ है वो भारी वाला पदार्थ नीचे चला जाएगा, और जो हल्का वाला पदार्थ वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा।
जाएगा। ये बेसिकली गांव में होता है, जब धान कुटाता है ना, जब धान से चावल बनता है तो चावल बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाता है, उस चावल में कुछ भूसी का मात्रा क्या होता है, मिला हुआ रहता है। तब क्या करते हैं गांव के लोग, वही छत पे ले जाते हैं और छत पे ले जाकर के हवा के माध्यम से क्या करते हैं, उस भूसे को अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पवन के माध्यम से, पवन या वायु कह लो इसको, पवन या वायु के माध्यम से क्या करना, हल्के पदार्थ को भारी पदार्थ से अलग करना, भारी पदार्थ से अलग करना। ये जो विधि कहलाएगी, ये विधि क्या कहलाएगी, अब कहीं ना कहीं निष्पावन विधि कहलाएगी। इसमें से बताया गया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चावल से किसको अलग करना, भूसी को अलग करना, भूसी को अलग करना। चावल से भूसी को अलग करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, निष्पावन। निष्पावन मतलब याद क्लास में दिख रहा होगा पावन, पावन मतलब पवन, इसमें हवा का यूज किया जाएगा। अभी गांव में सिस्टम वो हो गया है, वो लोग क्या करते हैं, जो वो होता है ना सीलिंग फैन, उसको वो लोग टेबल पे ऐड कर देंगे और उसी से वो हवा निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं धान को या किसी भी चावल को वो लोग साफ करते हैं। तो यही जो विधि है ना, मतलब हवा का यूज किया जा रहा है जिसमें, और उसमें किया क्या जा रहा है, भारी पदार्थ को रखा जा रहा है और जो हल्का अवयव है उसको दूर हटाया जा रहा है। यह विधि कौन सा विधि कहलाएगा, आपका निष्पावन विधि। आगे आते हैं, हम इस चैप्टर को थोड़ा तेजी में खींचना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना समझा रहे हैं उतना समझना काफ़ी है आपके लिए, या उतना इनफ होगा। आगे आते हैं चालन विधि। चालन विधि क्या होता है कि इसमें दो ऐसा बनता है कि दो लगभग समान आकार के क्या होते हैं, अवयव होते हैं, समान आकार के क्या होंगे, अवयव होंगे। यानी कि दोनों का जो साइज होगा ना वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सेम करने का मतलब बिल्कुल एक तो होगा नहीं, बिल्कुल एक होगा तो उसको हम अलग ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आटा को एग्जाम्पल ले लिया जाए या बालू को एग्जाम्पल ले लिया जाए कि बालू के मेन कण होते हैं और उसी में कुछ कण जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। तो प्लास्टर जब करता है मिस्त्री तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं मोटे बालू को अलग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, चल नहीं लाएगा और उसमें ऐसे डाल करके ऐसे बालू को क्या करता है, चलता है। तो उससे क्या हो गया, एक मोटा वाला बालू अलग हो गया और महीन वाला बालू अलग हो गया। एग्जाम्पल के लिए जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को पता होगा घर में क्या करती है, वो आटे को चालती हैं। वो आटे को क्यों चल रही है, आटे का चलने का उद्देश्य क्या है, आटे को चलने का उद्देश्य यह है कि जो भी उसमें जो मोटा मोटा अवयव मिला हो, जिसको आप चोकर बोलते हो, उसका उद्देश्य क्या है कि आटा से किसको अलग करना, चोकर को अलग करना। और ये होगा कैसे, चलनी से। किससे होगा, चलनी से। तो यही जो विधि कहलाएगा, विधि कौन सा विधि कहलाता है, चालन विधि। यानी कि दो लगभग समान अवयवों के कंपोनेंट को अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगा, कहीं ना कहीं आपका चालन विधि कहलाएगा। आगे आते हैं, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। हम बताए थे पहले भी कि इन तीनों का जो संबंध है वो तीनों का संबंध है द्रव से, आप एक एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल क्या लो कि आप चाय बनाओ, उस चाय में क्या होगा, चाय पत्ती मिक्स होगा, ऑब्वियसली मिक्स होगा क्योंकि बिना चाय पत्ती का तो चाय बनेगा नहीं। हो सकता है भाई लड़का चाय बनाए। अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था लड़की का, तो वो लड़की कमेंट की थी कि भैया हर एक सारे जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों को ही बोलते रहते हैं, एग्जाम्पल जो होता है लड़कियों के ऊपर ही होता है। चलो मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। मान के चलो किसी का शादी हुआ, अब उसकी पत्नी ने प्यार से कहा कि सुनिए ना जी आप चाय बना के लाइए ना। अब वो बेचारा पति का आशिक वो पत्नी का आशिक, वो जाएगा चाय बनाने के लिए। चाय बनाने गया, अब उसको उतनी हैबिटेशन है नहीं, वो ला करके क्या कर दिया, चाय दे दिया। चाय में चाय पत्ती क्या है, मिक्स है। अब उसकी वाइफ को क्या करना है, चाय पत्ती को अलग करना है। एकदम बेसिकली समझिएगा, चाय पत्ती को अलग करना है। चाय पत्ती को अलग करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि यह है कि चाय को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए। अब इतना देर नहीं कि चाय ठंडा ही हो जाए। अब हो सकता है वो उस महिला को कहीं ना कहीं ठंडी चाय पीने की आदत हो। अरे भाई फिर महिला को हम बोल दिए, चलो ठीक है। या उस महिला को ठंडी चाय पीने की आदत हो। अब ठंडा चाय इतना देर तक नहीं छोड़ना है। अब चाय को जैसे ही रखे कुछ ही देर में, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में क्या हो गया, जब चाय हिलना बंद हुआ तो जितने भी चाय पत्ती है वो कहाँ बैठ गए, नीचे। तो आप चाय को पी गए, चाय पत्ती को छोड़ दिए। तो पहला जो विधि कहलाया, यानी कि जैसे ही आप ठोस और द्रव के मिश्रण को शांत छोड़ते हो तो जो ठोस वाला पार्टिकल्स होता है वो जाके नीचे तली पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और यह जो प्रक्रिया कहलाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें बालू मिक्स है, नीचे बालू क्या हो गया है, आकर के बैठ गया है और पानी ऊपर अलग हो गया है। ये जो प्रक्रिया है अलग करने की, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपको सेडिमेंटेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका अवसादन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपको अवसादन। दूसरा एक उपाय यह है कि दूसरे गिलास को लाया जाए और उस चाय को क्या कर लिया जाए, जहाँ तक लिक्विड वाला पार्ट है उसको अलग कर लिया जाए, और जैसे ही चपत्ती गिरना शुरू हो जाए उसको गिराना क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया होगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें वो लिक्विड मिक्स था, इसमें क्या कर दिया गया, उलट करके अलग कर दिया गया। और जैसे ही ये
पानी वाला इस वाले भाग में गिरा, ये वाला क्या हो गया, बालू वाला पार्ट अलग हो गया और पानी वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, आप अपने हस्बैंड को बोलो, इतना मान रहा है आपको, तो आप बोलो कि सुनिए जी आप जाकर के इसको छान करके लेके आइए, तो हस्बैंड जाएगा किचन में, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं गिलास से चाहे छन्नी से क्या करेगा, उसको छानेगा। तो 3 विधियाँ हैं द्रवों से ठोस वाले पार्टिकल्स को अलग करने की। पहला में है कि आप शांत छोड़ दें, उसमें क्या हो जाएगा कि जो एक भाग है वो एक भाग नीचे बैठ जाएगा और जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग क्या होगा, कहीं ना कहीं ऊपर अलग हो जाएगा, द्रव वाला भाग। दूसरा भाग यह है कि आप धीरे से कैची कर ले, आप द्रव को अलग कर ले और जो ठोस बचा हुआ है उसको उसी गिलास में क्या कर दे, उसी बर्तन में छोड़ दे। तीसरा है कि कैसे कर लिया जाए, उसको किसी फिल्ट्रेशन के माध्यम से, फिल्टर पेपर या चाहे छन्नी जिसको आप बोलते हैं, चाहे छन्नी के माध्यम से क्या कर लिया जाए, छान करके अलग कर लिया जाए। ये तीनों के तीनों जो विधियां हैं वो विधियां हैं, पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा डिसेंटेशन और तीसरा है फिल्ट्रेशन। आ गया वो मेरे ख्याल से समझ में। फिर से मैं चाय वाला एग्जाम्पल बताता हूँ कि चाय आया है, चाय में चपत्ती मिक्स है, 3 प्रोसेस है। पहला छोड़ दिया जाए, चाय को पी के अलग कर लिया जाए, चपत्ती नीचे बैठा रहेगा, जब चपत्ती मुंह में आना शुरू होगा हम पिएगा ही नहीं, वो पहला जो विधि हुआ, विधि कौन सा हुआ, अवसादन। दूसरा हुआ एक और गिलास को लाया जाए, जब चपत्ती नीचे बैठ गया है तो ऊपर से चाय को क्या कर लिया जाए, ढाल करके या उसको किसी बर्तन में दूसरे में डाल करके अलग कर लिया जाए, तो वो कौन सा हो गया, निस्तारण। तीसरा विधि यह है कि आप छन्नी को लेकर आइए, चाय को क्या कर लीजिए, छान के अलग कर दीजिए, वह जो विधि होगा वो विधि क्या होगा, निस्यंदन। काफी आसान सा टॉपिक है ये, इसी में तीनों दिया है, तीनों का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है सेडिमेंटेशन का है, ये जो है वो डिसेंटेशन का है और ये जो है वो किसका है, फिल्ट्रेशन का है। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें होता है, इसमें दिया हुआ है वाष्पन। देखिए वाष्पन विधि जो होता है वो हमेशा द्रव से, ये भी संबंधित किससे है, द्रव से। लेकिन इसमें क्या होगा, इस द्रव में एक जो अवयव होगा वो अवयव घुलनशील होगा, घुलनशील नहीं, वाष्पशील होगा और दूसरा जो होगा वो अवाष्पशील होगा। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होगा कि मान के चला जाए कि नमक है, नमक को पानी में घोल दिया गया, अब नमक पानी मिक्स हो गया, लेकिन जो नमक है वो नमक कभी भी वाष्प मतलब भाप बन के नहीं उड़ सकता है, लेकिन पानी क्या हो सकता है, भाप बन के उड़ सकता है। तो आप उस दोनों मिश्रण को अलग करना है, यानी कि पानी और नमक के मिश्रण को अलग करना है, तो आप क्या करिएगा, ले जाकर उसको रख दीजिए किस पे, आग के ऊपर। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो नमक था वो नमक लास्ट में नीचे क्या हो जाएगा, आपको बचा हुआ मिल जाएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया गया, फोटो दिया गया है कि मान के चलिए कि इसमें क्या है, आपको बालू है, यहाँ से भाप, आपको वाटर वेपर्स दिखाई दे रहा होगा, भाप दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारा का सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और यहाँ जो सॉलिड वाला पार्टिकल्स था, नमक, चीनी, जो भी आप बोल लो, बालू वालू जो भी है, वो सब क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो ये जो विधि है वो विधि कौन सी है, वाष्पन की विधि। वाष्पीकरण की प्रक्रिया आप लोग देखिए, सुने होंगे, उसी से कौन सा बना हुआ है, वाष्पन की विधि। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मतलब 5 टाइप्स थे जिसे क्या करना था, इस टॉपिक के अंदर में हमें पढ़ना था। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, ये सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल है जी, पूरा दुनिया सिंपल है, रियलिटी बता रहा हूँ। समस्या क्या है ना कि आप पहले 100 मीटर दौड़ोगे, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, ऐसे करते करते आप 10,000 मीटर दौड़ सकते हो, लेकिन आप एक ही दिन 10,000 मीटर दौड़ना चाहोगे तो कभी भी नहीं दौड़ सकते हो। तो एनसीईआरटी बेसिकली यही है कि चीज़ों को बेसिक रूप से बताएगा, 7th में और थोड़ा डीपली लेके जाएगा, 8th में और लेके जाएगा, 9th में और लेके जाएगा, 10th में और लेके जाएगा। फाउंडेशन बैच में क्या होता है, अगर कोई विधि पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे जो हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ है वो उसकी अवस्था, उसी में ये सारा विधि दिया गया है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, अलग अलग विधियाँ हैं, किस विधियों को अलग करते हैं, उसमें पदार्थ गुण क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, पूरा तमाम सारी चीज़ों को भरना है। अब जिस बच्चे को केवल वाष्पन की प्रक्रिया नहीं पता है, वो इतना ज़्यादा कहाँ से पढ़ पाएगा, इसीलिए वो चीज़ें बाउंस करता है, और अगर पढ़ता भी है तो वो रट्टा मार वाला पढ़ता है, रटता है उस चीज़ों को, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है वो क्या हो जाता है, एग्जाम में फेल हो जाता है या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। हम लोगों को काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे आता हूँ मैं, फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूँ। हमने शुरू में बताया था कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा है आपका, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें जो बेसिकली हम पढ़ते हैं वो पदार्थों के पृथक्करण की विधियों को पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थ को कैसे क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। इसमें जो विधि दिया गया था वो विधि 5 दिया गया था। उस 5 विधि में जो पहला विधि है उसको बोला गया हस्तचयन, यानी कि ठोसों को हाथ के से चुनकर अलग करना क्या कहलाएगा, कहीं ना कहीं हस्तचयन कहलाएगा। दूसरा जो वो क्या होता है, थ्रेसिंग, अनाजों को उसके बाली से अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। अगला होता है निष्पावन, हवाओं के माध्यम से भारी अवयव को अलग करना, हल्के अवयव को दूर कर देना ही क्या कहलाएगा, निष्पावन कहलाएगा। अगला होता है चालन, 2 लगभग असमान अमाप वाले अवयवों को अलग करना, चालने की प्रक्रिया से उसे हम क्या बोलेंगे, चालन। अगला अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों का तीनों संबंध किससे है, द्रव से। जब द्रव में कोई सॉलिड पार्टिकल मिक्स है उसको उसी ग्लास में छोड़ देने पे जब ठोस वाला भाग तली में बैठ जाए
और द्रव वाला भाग ऊपर अलग हो जाए तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे डिसेंटेशन, कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन अवसादन बोलेंगे। दूसरा आप क्या कर लो, जैसे ही शांत हुआ, ठोस पार्टिकल अलग हुआ, द्रव पार्टिकल अलग हुआ, आप क्या कर लीजिए, द्रव पार्टिकल को अलग कर लीजिए, तो वो जो विधि कहलाएगा वो कहलाएगा निस्तारण। तीसरा विधि यह है कि क्या कर लीजिए, कहीं ना कहीं जाकर उसको छलनी से छान लीजिए, वो विधि क्या कहलाएगा, निस्यंदन। अगला वाष्पन की प्रक्रिया क्या है, इसमें ऐसे हम अवयवों को अलग करते हैं जिसमें क्या होता है, एक वाष्पशील होता है और दूसरा अवाष्पशील होता है। वाष्पशील करने का मतलब सीधा है कि उसको पानी पर रखने पे क्या हो जाए, भाप बन के उड़ जाए। जैसे नमक और पानी, नमक पानी में नमक जो है वो अवाष्पशील है और पानी जो है वो वाष्पशील है। यानी कि अगर हम पानी में नमक को घुले जो द्रव है, जो द्रव का मिश्रण है, उसको हम आग पे रखते हैं तब क्या होगा, लगातार पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक क्या हो जाएगा, वहीं पे बचा हुआ रह जाएगा। यही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया क्या थी, कहीं ना कहीं थी हमारी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें लास्ट में MCQ भी दिया होगा मेरे ख्याल से, आप जब यहाँ पे देखिएगा, हाँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा MCQ। इसमें बहुत कम है, 5-6 MCQ बनता है, इसलिए हम नहीं करवाए हैं। इकट्ठे पहले 3-4 चैप्टर को हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर एक दिन क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा MCQ हम 5-5-6 करके हम कंप्लीट कर देंगे। आपको एक बार फिर से मैं करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा 3 वाला, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा फिर से। इसमें क्या होता है, 3 शब्द है। पहला शब्द है आपका सेडिमेंटेशन, दूसरा शब्द है आपका डिसेंटेशन, तीसरा शब्द है आपका फिल्ट्रेशन। इसमें एक में क्या हो रहा है, आप ग्लास को शांत छोड़ रहे हो तो जो ठोस वाला कण है वो नीचे बैठ जा रहा है, द्रव वाला कण ऊपर बैठ जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, उसे हम बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन। दूसरे में शांत जब हुआ तो हम द्रव वाले पार्ट को अलग कर लिए, ठोस वाले पार्ट को उसी बर्तन में छोड़ दिए, वो कहलाएगा डिसेंटेशन। और तीसरा उसको जो छन्नी के माध्यम से क्या कर लिए, चुन लिए, वो क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन। एक अभी मैं पीछे सुबह में पढ़ा रहा था ऑफलाइन वाले बैच में, तो एक लड़की है वो आकर बात कर रही थी कि उसकी बहन एग्जाम दे 12th के लिए, भैया अभी क्या किया जाए। आपके भी कोई भाई है, आपके भी कोई बहन है, अगर वो 12th का एग्जाम दिए है, आप उनको 2 चीज़ बताइए। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हल्का सा समझा देता हूँ। एक चीज़ क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ में होता है एक मतलब कि प्रोसेसिंग थ्रू आना। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। या ऐसे समझिए कि एक मतलब रणनीति के माध्यम से आना, अपना क्या करना, एक जो भी कंटेंट है या जो भी एक गोल है, उस गोल को सेट करके आना। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ऐसे कोई बच्चा 12th का एग्जाम दिया है। अब इस पूरे 12th के बच्चे में, पूरे 12th के बच्चे क्या आ गया, चलो कोई बात नहीं, इस जो भी जितना भी बच्चा 12th का एग्जाम दिया है, उस पूरे 12th के बच्चे में 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अभी तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम जो कुछ करना होगा हम करेंगे। दूसरा कुछ बच्चे होशियार बच्चे हैं जो समझदार हैं, जिनको घर की मजबूरियां दिखाई दे रही हैं, घर के लिए कुछ करने का मन कर रहा है। वो क्या करेंगे, इस बीच में अपनी रणनीति को फिक्स करेंगे कि आगे का मेरा फ्यूचर किसके तरफ जाने वाला है। यानी कि हम क्या करेंगे, बैंकिंग करें, SSC रेलवे करें, कॉम्पिटिशन का एग्जाम का तैयारी करें, या हम डॉक्टर का तैयारी करें, या हम BTech करें, या हम बिजनेस करें। अभी ये जो टाइम है 1 महीने का, आप मन में क्या करो, उस चीज को रिसीव करो। आप देखो कि मुझे इंटरेस्ट किस सेक्टर में ज्यादा है, और जब लगे कि मैं ये चीज बेस्ट कर सकता हूं तब आप चूज करो। दूसरा, कई सारे लोग क्रिकेट को चूज करते हैं, कई सारे लोग ब्यूटिशियन को, कई सारे लोग चूज करते हैं टाइपिंग को, कंप्यूटर को। आप सबको चूज करिए, लेकिन घर का एक बार हालात को आप जरूर देखिए कि घर का हालात कैसा है। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे जल्द से जल्द पैसा कमा करके घर की समस्याओं को दूर करना है, तो प्लीज आप कंपटीशन को चूज करिए। अगर लग रहा है कि नहीं 3-4 साल पहले हम पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो आप BTech और नीट को और मेडिकल सेक्टर को चूज करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब मुझे अभी बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है और बाद में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो बिजनेस को चूज करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गरीब घर का हूँ, मुझे पैसा बिना खर्च किए हुए जल्दी से जल्दी 6 महीने से 1 साल 1.5 साल के अंदर में क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप कंपटीशन को ही ज्वाइन करिए। आप पहले चीज़ों को देखिए। हम लोगों ने पिछली बार भी ऐसा किया था कि हर 12th के बच्चों से हम लोगों ने मिला, अपने कोचिंग में बुलाने का प्रयास किया। हम लोग ऐसा इस बार कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोग इस बार एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान में यह बताया जाएगा कि आप पहले क्या करिए, रिजल्ट आने तक या अभी का जो 5-6 दिन का समय है, उस 5-6 दिन में आप क्या करिए, आप काम करिए प्रॉपरली सारे सेक्टर में, कंपटीशन के सेक्टर में, BTech के सेक्टर में, उसके बाद मेडिकल के सेक्टर में, उसके बाद जो बिजनेस है उस सेक्टर में, जितना भी सेक्टर है, कंप्यूटर वाले सेक्टर में, ब्यूटिशियन वाले में, सिलाई वाले में, जितना भी आपको लग रहा है, आप सब में पहले कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड करो, कंटेंट रेडी करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, काम करो, और फिर क्या करो, प्रॉपरली एक क्या उसको बोलते हैं, एक अपना विजन के साथ में, प्रॉपरली अपना एक विचारधारा के साथ में क्या करिए, आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए और चीज़ों को सफल बनाइए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मेरे ख्याल से मतलब 12th वालों की सामने एक समस्या है कि वो सीनियर को देख रहे हैं कि भाई मेरे से जो सीनियर इसे भेजा ही ले लिया जाए। कभी जो 12th पास किया वो मेरे से डरेगा,
कि भाई ये बंदा जो है ये 3 साल से है, ये पढ़ा रहा है, टीचर है, फिर भी इसको जॉब नहीं लगी तो मुझे जॉब क्यों लगेगी। हर इंसान के अंदर में कमियां है तो ही वह असफल है। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान में कमियां नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े के चक्कर में क्या कर रहा हो, छोटी चीज़ों को छोड़ रहा हो, तो ये हो सकता है वो भी इस कारण से ही बेरोजगार हो। तो तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उसको लेकर के कोई भी लड़का जो 12th पास किया वो अपसेट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर अभी समय है ना, मतलब मेरे ख्याल से तो 12th पास करने वालों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने रास्तों को चूज कर लिया ना कि मुझे ये चीज़ करना है, जैसे किसी को जॉब के लिए ही अगर मान लिया है कि मुझे बस 2024 से 25 के अंदर में जॉब चाहिए, तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी जितना पढ़ सकते हो ना उसका 10% 20% भी 4 साल बाद नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर किसी का भाई, किसी की बहन अगर एग्जाम दिए 12th का, तो उसको ये वीडियो को दिखाइए और उसको प्रेशर दीजिए कि अभी तुम 5 दिन 6 दिन 8 दिन गेम खेलने में, सीरियल देखने में, फिल्म देखने में बिजी नहीं करो। टाइम इज़ सो इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप क्या करिए, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करिए और एक जुनून के साथ में आइए। हम लोग के सामने भी आ रहा है अभी आज ही आज कल 3 4 5 बच्चे आए थे, लाइब्रेरी के ही कुछ बच्चे थे, कुछ और बाहर की लड़कियां थी, वो बता रहे थे कि भैया 12th जब शुरू करिएगा तो फ़ोन करिएगा। तो अगर आप भी ऐसा है जो कंपटीशन में इंटरेस्टेड है, मतलब वो दिखा जैसे मुझे कि नहीं ये 5-7 लड़के इंटरेस्टेड है, 5-7 लड़के इंटरेस्टेड है, अगर आपके कोई भाई, आपकी कोई बहन या कोई भी अगर लगता है कि नहीं सर वो जॉब के प्रति पागल है या उसके घर में कुछ मजबूरियाँ है कि वो जॉब पाना चाहता है या जॉब पाना चाहती है, तो क्या किया जाए, आप मेरे पास भेजिए या किसी भी ऐसे टीचर के पास भेजिए जो क्या करता हो, ईमानदारी से पढ़ाता हो। पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं हो, शिक्षा देना उसका उद्देश्य हो। अपने आप को अमीर बनाना उद्देश्य नहीं हो, अपने आप के अगल बगल के लोगों को अमीर बनाना उसको उद्देश्य हो। चलिए ठीक है, ज़्यादा आप बोलेंगे नहीं, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपका कोई भाई बहन, कोई भी आसपास के लोग अगर 12th का एग्जाम दिए तो आप उसको थोड़ा सा लास्ट वाला जो क्लिप है उस क्लिप को दिखाइए, उसको समझाइए कि अभी 10 दिन 15 दिन तुम चीज़ों को फालतू वेस्ट ना करें। क्या करो, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से क्या करो, आप चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देख कर नहीं करना है कि लोग कंप्यूटर कर रहे हैं मेरा दोस्त तो मैं भी कंप्यूटर करूँगा, लोग कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, लोग मेडिकल कर रहे हैं तो मैं भी मेडिकल करूँगा। अगर आप देखने के बाद या किसी से कंपेयर करने के बाद या किसी के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि आपकी असफलता जो है वो निश्चित ही कहीं ना कहीं विलंब हो जाएगी, कहीं ना कहीं देर हो जाएगी। अगर आपको जल्दी सफल बनाना है तो आपकी रणनीति खुद की होगी, और रणनीति तब तक नहीं स्पष्ट हो पाएगा जब तक कि आपका पूरा का पूरा विजन किसी एक चीज़ के ऊपर पार्टिकुलरली सेट नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।